हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशंस पढ़ लिए। ओके, तो इन दोनों लेक्चर्स का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, जो है डिराइव द रिलेशन मतलब वो नहीं कि आपका और उनका बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन किसका बीच में है अभी यहाँ पे, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, जैसे कि सपोज दो तीन फिजिकल कुछ क्वांटिटीज है, एक है फोर्स और एक है मास। ऐसे भी हो सकते हैं, एक्सीलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो मैं यहाँ पे ले लिया एक क्वांटिटी जो है फोर्स और एक क्या है मास और एक क्या है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन है। ओके, जो है F इज इक्वल टू m इंटू ए। फाइन, तो ये रिलेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक डिमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली फाइंड करेंगे वो जो फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं ना, जैसे F इज इक्वल टू m है और होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो सब हम लोग डिराइव करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एप्लीकेशन में फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। ओके, उसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे थर्ड एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फाइन, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एग्जांपल को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोगों को ये जो क्लास 11 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है, इसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 फिजिक्स इन हिंदी। ओके, तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, बाकी वीडियोस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में समझाया क्लास 11 की फिजिक्स को, ताकि किसी को डाउट ना रहे। ठीक है, अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है कि डिराइव एन expression okay for centripetal force। सेंट्रीपिटल, आप लोग जानते हो ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। एक चीज जब घूमता रहता है ना अराउंड ए रेडियस, अराउंड ए सेंटर, तब क्या होता है, वहां पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m on a particle of mass m। ठीक है, moving with velocity v in a circle of radius r। moving with velocity v in a circle of a radius r। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल में इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या बोला, ये एक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक पार्टिकल पे। ठीक है, उस पार्टिकल का मास कितना है, m है, और क्या बोला, वेलोसिटी कितना है, v। ठीक है, और जिस सर्कल पे मूव कर रहे हैं उस सर्कल का रेडियस कितना है, r। ठीक है, तो उसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से ऐसे देख सकते हैं। एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रहा है सेंटर पे। ओके, सेंटर के अराउंड ये है पार्टिकल, p नाम दे दिया। तो इसका जो रेडियस है ये है r। ठीक है, इस पार्टिकल का जो मास है वो मास कितना है, m। फाइन, और इस जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को बोल दिया स्मॉल v सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो फाइंड करना है कैसे, डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से, यानी थर्ड एप्लीकेशंस की मदद से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी को ही यूज करेंगे। कैसे, उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स मास पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम हो गया, अगर मास नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा ना, तो मास पे फोर्स डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखा,
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन हमें मालूम नहीं है ये कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मास बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, ऐसा हमें बोला नहीं। ऐसा भी नहीं बोला कि मास बढ़ रहा है लेकिन फोर्स कम हो रहा है, ओके। अगर ऐसा बोला होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखता, -1, ठीक है। अगर ऐसा बोला होता कि मास बढ़ रहा है लेकिन फोर्स भी बढ़ रहा है, तो ऐसा लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 1 ही लिख देते सिर्फ, ठीक है। 1 मतलब कुछ नहीं लिखने से भी फाइन, ठीक है। तो ये जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m लिखा, इसका मतलब क्या, हमने बोला कि मास बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है, लेकिन ये तो गलत है ना, हम लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये डिपेंडेंस नहीं जानते कैसे डिपेंड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a लिख देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर -1 आया तो हम लोग समझेंगे कि मास ये जो फोर्स है ये फोर्स मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन करने के बाद a का वैल्यू 1 आया तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो फोर्स है ये मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर ये जो फोर्स है अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन, कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से हमें नहीं मालूम है कि ये वेलोसिटी से कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, हमें तो मालूम नहीं, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं, वो बाद में कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, b। तो अगर b का वैल्यू 2 आया तो हम लोग समझेंगे कि ये v² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, फोर्स। अगर b का वैल्यू अगेन -1 आया तो हम लोग क्या समझेंगे कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये सब हम लोग जानते हैं ना। तो ये जो फोर्स है अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन, कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे f इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस, लेकिन कैसे हमें नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे c, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये जो डिपेंडेंसी है, फोर्स का डिपेंडेंसी कहाँ पे, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे, वो लिख लिया, फाइन। तो यहाँ से हम लोग इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m⁴ a, फिर क्या लिखेंगे, v⁴b, और यहाँ पे लिखेंगे r⁴c, फाइन। तो ये सब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज एक कांस्टेंट बिठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट बिठाते हैं, क्यों बिठाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहाँ पे अच्छे से समझा लूँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे r⁴c। तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल दिया और इसके लिए एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को बोला कि k है, फाइन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यह था पहला स्टेप, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, तो हम लोग डिमेंशंस निकालेंगे, किसका, फोर्स का डिमेंशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना फोर्स का डिमेंशन, लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत बार निकाला है फोर्स का डिमेंशन, आप लोग देख लेना वहाँ से अच्छे से, ठीक है। तो फोर्स का डिमेंशन क्या होता है, एक्चुअली देखो फोर्स का डिमेंशन निकालना बहुत ही ईजी है, हाँ। कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का जो डिमेंशन होता है वो क्या होता है, कैपिटल M लिखते हैं, फाइन। तो और जो एक्सीलरेशन का डिमेंशन है, एक्सीलरेशन मतलब क्या है, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सीलरेशन एक्चुअली वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब क्या, लेंथ बाय टाइम है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। फिर नीचे क्या आएंगे, टाइम आएंगे। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब तो लेंथ ही है ना। तो लेंथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, फाइन। तो लेंथ का डिमेंशनल यूनिट क्या होता है, कैपिटल L, और टाइम का कैपिटल T इनवर्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, ऊपर लेंगे तो इसे क्या हो जाएंगे, इनवर्स स्क्वायर, ओके, समझ में आ रहा है। तो एक्सीलरेशन का डिमेंशन है ये, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LT इनवर्स स्क्वायर, फाइन। तो अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, MLT इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला, फाइन। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मिला हमें, फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लेता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू k m⁴a, फिर क्या है v⁴b, फिर है r⁴c। तो ये जो फोर्स है इसका डिमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है, MLT इनवर्स स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k
यहाँ पे देखो ये जो m है, m मतलब क्या, मास है ना, तो मास का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M, ठीक है। तो मास के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, a लिख देंगे, फाइन। तो फिर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या है डिमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का, अभी निकला था ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ है ना, तो लेंथ का l लिख देंगे और टाइम का t लिख देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो है कैपिटल L t इनवर्स, फाइन। फिर ये जो r है, यहाँ पे मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, b लिख दूंगा ना, टू द पावर b, ठीक है। तो ये जो r है, r मतलब क्या, लेंथ ही तो है ना, तो लेंथ का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल L, ओके। यहाँ पे मैं लिख दूंगा c, फाइन। तो इसको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिखेंगे k, ओके। तो फिर यहाँ पे m टू द पावर a, यहाँ पे l कितना है, देखो l यहाँ पे है l टू द पावर b, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं l टू द पावर b t माइनस b, फिर लिखेंगे l टू द पावर c, फाइन। तो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो पे आ रहा है कि नहीं है, ओके, थोड़ा सा कटना पड़ेगा इसे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओके। तो इसको लिखेंगे l टू द पावर c, फाइन। तो अभी क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे मैं मिटा लेता हूँ इसको, तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइन। तो स्क्वायर ब्रैकेट m l t इनवर्स स्क्वायर, फाइन। फिर क्या है, k है, ओके। तो उसके बाद क्या है, कैपिटल m टू द पावर a, है ना। तो फिर ये जो l है और ये जो l है, दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको l b प्लस c, ठीक है। तो आप लोगों को शायद मालूम हो गया b प्लस सी कैसे लिखा, फाइन। फिर क्या है t, ओके, टू द पावर माइनस b। इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं k m टू द पावर a l b प्लस c, फिर लिखेंगे t टू द पावर b। तो आया बच्चों समझ में यहाँ तक, ओके, आ गया। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज को, किसको, यहाँ पे जो मास है, मास के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे L के ऊपर भी 1 है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अभी आराम से, है कि नहीं। तो कंपेयर कर लेते हैं उसे अभी, ठीक है। तो m को अगर कंपेयर करें, इधर m है इधर भी m है, कंपेयर करने से क्या मिलेंगे, a इज इक्वल टू लिख पाएंगे हम लोग 1। फिर b प्लस सी इज इक्वल टू लिख पाएंगे क्या, 1 ही लिख पाएंगे ना। तो फिर ये जो माइनस बी है, देन ये जो टी टू द पावर माइनस बी ना, तो ये माइनस बी को हम लोग क्या लिख पाएंगे, -2, ठीक है। तो यहाँ से हमें b इज इक्वल टू कितना मिल जाएंगे, b इज इक्वल टू मिलेंगे 2, और b इज इक्वल टू अगर 2 मिला, c कितना होंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, b की जगह पे 2 बिठा देंगे, तो प्लस c इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू लिखेंगे -1, फाइन। तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना मिला, 2, ठीक है। तो अभी हम लोग वो जो फॉर्मूला मिला था, ठीक है, जो अभी अभी मिटा दिया था ना मैंने, तो वहाँ पे ये वैल्यूज को हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो बिठा देते हैं, उसके बाद क्या आता है देखते हैं। तो वो जो डिपेंडेंसी था फोर्स का, क्या था, फोर्स इज इक्वल टू कैसा था, फोर्स इज इक्वल टू k, फिर क्या था m टू द पावर a, फिर था क्या था v टू द पावर b, फिर था r टू द पावर c, फाइन। तो अभी हम लोग एक एक करके वैल्यूज को बिठा देंगे। तो क्या लिखेंगे, k m टू द पावर a मतलब कितना, a मतलब 1, फाइन। तो फिर v टू द पावर क्या लिखेंगे, b ना, तो b मतलब क्या है, 2 है, ओके। तो फिर क्या है r टू द पावर, तो r मतलब कितना, r टू द पावर c ना, c मतलब कितना, -1, फाइन। तो ये जो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई करने के बाद हम लिख पाएंगे k m v स्क्वायर बाय r, फाइन। ये इन्वर्स नीचे जाएंगे तो r बन जाएंगे। तो फाइनली जो फॉर्मूला मिला वो है k m v स्क्वायर बाय r। तो ये जो k है, k का वैल्यू हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस की मदद से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है डिमेंशनल एनालिसिस का डिसएडवांटेज की ये जो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते।
बाय यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस। फाइन, तो के का वैल्यू कैसे फाइंड होते हैं? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू फाइंड हुआ कितना? 1। ठीक है, तो अभी हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख पाएंगे? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। तो ये कौन सा फोर्स था? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने फाइनली निकाल लिया। कैसे? बाय यूजिंग द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होंगे वो होंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.17। ठीक है, आप लोग उस एग्जाम्पल को बुक खोल के एक बार पढ़ ले। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब मैं समझा दूंगा। फाइन, तो एक बार देख लो वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम में लिखा क्या है, एक बार पढ़ लो। ठीक है, ओके, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद इसको मिटा के मैं वो एग्जाम्पल लिख दूंगा। फाइन, हाँ, सबने नोट कर लिया? मिटा दो इसे अभी। ओके, और बताओ, ज्यादा टफ पढ़ रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, ऐसा क्यों? टफ क्यों नहीं लगा? ओके, ज़्यादा ही बारीकी से पढ़ रहा हूँ मैं, तो अच्छा है आप लोगों के लिए, है ना? एकदम ट्यूशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है कहीं पे, प्राइवेट ट्यूशन ना, अच्छे से ये ऐसे ही सीख पाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो क्लास 10 के बाद 11 में पहुँचते हैं ना, ये फिजिक्स बहुत ही टफ दिखता है। ओके, टफ लगता है। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है ताकि टफ ना लगे, एकदम फ्रेंडली लगे फिजिक्स, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? टॉपिक को पढ़ना पहले, उसके बाद क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तब ये फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हर टॉपिक के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना। ठीक है, ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्चुअली एक काम करते हैं ना, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को काट दूंगा, एडिट कर दूंगा शायद, नहीं तो मतलब अगर लिखते लिखते बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देख ही रहे हो, है ना? तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा था, लिखते लिखते थक गया, है ना? इतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन। ओके, तो अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है? कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम, ऐसे सिंपल पेंडुलम है ये, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? बॉब। ठीक है, हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, तो ये है स्ट्रिंग। ठीक है, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये क्या ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या बोला? सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन मास। किस पे डिपेंडेंट है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन मास m। फाइन, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। और क्या बोला? ये जो बॉब है इसका मास है m। ओके, कौन डिपेंड कर रहे हैं? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये जो पीरियड, एक्चुअली पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो हम लोग बोलते हैं ना, तो टाइम पीरियड को लिखते हैं कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड मतलब क्या है? ठीक है, पीरियड मतलब है एक बार रिवॉल्यूशन करने में, यानी एक बार ऑसिलेट करने में जितना टाइम लेते हैं उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब हमें फाइंड करने दिया, यहाँ से जो यहाँ तक आया यह है हाफ ऑसिलेशन, तो यहाँ से जो रिटर्न वापस यहाँ तक गया इसको बोलेंगे एक वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन होने में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी टाइम लगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन को निकालने दिया। ठीक है, तो हम लोग उसी को निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम लोग को देखना होगा डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी क्या दिया है? मास पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन डिपेंडेंट है? टाइम पीरियड। फिर ये जो लेंथ है, किसका लेंथ? ये जो पेंडुलम है स्ट्रिंग का लेंथ, जिसको हमने बोला कैप स्मॉल एल। ठीक है, तो उस पे डिपेंडेंट है कौन? टाइम पीरियड। फाइन, फिर बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कहाँ पे डिपेंडेंट है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अभी मालूम हो गया डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पे है। किसका डिपेंडेंसी? टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? उस डिपेंडेंसी को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी है टाइम पीरियड, वो प्रोपोर्शनली कैसे लिखेंगे? वो प्रोपोर्शनल टू कहाँ पे डिपेंडेंट है? ये जो मास है ना, तो m।
ओके, ऊपर क्या देंगे, ए देंगे। क्यों, लास्ट जो प्रॉब्लम किया था वहाँ पे समझाया था ना, तो क्या देंगे, m टू द पावर a। फाइन, तो फिर क्या लिखेंगे, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर b। फिर क्या लिखेंगे, t इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल g, और ऊपर लिखेंगे c। फाइन, तो हमने अभी डिपेंडेंसी लिख लिया, और इसको अभी हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, t इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, फिर लिखेंगे l टू द पावर b, फिर लिखेंगे स्मॉल g टू द पावर c। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के बाद क्या मिलेंगे, t इज इक्वल टू k लिख दिया सपोज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फाइन, तो यहाँ पे ये लिखूंगा मैं m टू द पावर a, l टू द पावर b, फिर g टू द पावर c। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिमेंशंस निकालेंगे। किसका डिमेंशन, t का डिमेंशन। t का डिमेंशन क्या है, एक्चुअली t का डिमेंशन t टू द पावर 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं t टू द पावर 1, ये है t का डिमेंशन, टाइम का डिमेंशन। फाइन, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, mlt की फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो mlt की फॉर्म में लिखने से क्या मिलेंगे, mlt। ठीक है, तो m के ऊपर लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे मास तो है नहीं ना, तो l के ऊपर भी लिखेंगे 0, t के ऊपर लिखेंगे 1। फाइन, तो ये जो k है, k को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो m है, m मतलब क्या, मास है ना, तो मास को हम लोग कैपिटल M लिखेंगे डिमेंशन में, तो ऊपर लिखेंगे a, फिर l को कैपिटल L लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे b, और ये जो g है, g मतलब क्या, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का डिमेंशन क्या होता है, l t इनवर्स स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे c। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ना, तो k लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m टू द पावर a, फिर यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है ना, तो हम क्या लिखेंगे, l b प्लस c। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, t इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हमें। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको कंपेयर करेंगे, m को, फिर l को, फिर t को। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो a है, a मतलब क्या, यहाँ पे भी m की पावर 0 है, यहाँ पे भी m की पावर a है। ठीक है, तो a और 0 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आफ्टर कंपेयरिंग में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 0। फाइन, फिर क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, b नहीं, b प्लस c, l की पावर, यहाँ पे भी l की पावर ना, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, t की पावर क्या है, -2, और यहाँ पे, और एक्चुअली यहाँ पे t की पावर पे क्या आएंगे, -2 इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे c चाहिए होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2c इज इक्वल टू 1। फाइन, यहाँ पे हमें मिल गया पावर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से c की वैल्यू भी निकल सकते हैं। ठीक है, c की वैल्यू कितना होंगे, 1 बाय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, c की वैल्यू कितना होंगे, 1 बाय -2, जो है -1/2। फाइन, ओके, तो ये है c की वैल्यू। यहाँ पे देखो, c की वैल्यू बिठा देने के बाद b की वैल्यू तो निकल आएंगे ना, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू b प्लस, यहाँ पे एक्चुअली c की जगह पे लिखूंगा हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c की जगह पे क्या लिखा, -हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएंगे, b इज इक्वल टू +हाफ। फाइन, ओके, तो हमें c और b का वैल्यू मिल गया। ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, c का वैल्यू और a का भी मिल गया, कितना है, 0। ठीक है, तो अभी हम लोग वो जो डिपेंडेंसी था, उस डिपेंडेंसी पे ये सब बिठा देंगे। ओके, तो डिपेंडेंसी कहाँ पे था, ये था फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद लिख लेते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे अभी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये जो t है, t को लिखेंगे t इज इक्वल टू k m, a मतलब कितना लिखूंगा, a मतलब 0। ठीक है, फिर ये जो l है, l टू द पावर कितना है, b है ना, तो b मतलब कितना है, b तो यहाँ पे है ना, b इज इक्वल टू हाफ, तो b की पावर हाफ यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या है, g। ओके, g टू द पावर क्या है, c है ना, c की पावर क्या है, -हाफ। ओके, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करने के बाद क्या मिलेंगे,
m0 मतलब क्या है, 1 ही तो है ना, तो इसको हम लोग ने भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं l⁻², ये तो नीचे आ जाएंगे ना, तो माइनस से क्या लिखूंगा, g⁻²⁻²। यहाँ पर देखो ये जो हाफ है पावर मतलब क्या है, इसका रूट होता है, ठीक है। तो अगर नहीं जानते हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज ऐसा है ना, √4, इसको हम लिख सकते हैं 4⁻², ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला होता है, फाइन। तो इसको हम लोग यहाँ पे रूट लगा सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसे √L/√g। अगर रूट को कॉमन लेंगे तो हम लिख सकते हैं t = L/g रूट। ओके, तो सॉरी यहाँ पे k का वैल्यू लिखना भूल गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे k। ओके, तो यहाँ पे जो k है, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है जो है 2π, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या है, 2π। ओके, तो हम लोग फाइनल फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला। तो बोलो अभी किसको किसको नहीं समझ में आया? हाँ, सबको आ गया समझ में? गुड। तो अभी इसको क्या करोगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे या तो नोट ही कर लो ना, स्क्रीनशॉट क्या ही लेना है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और अच्छे से एक नोट ले लो, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अभी मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं वहाँ पे भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। या तो एक और वीडियो बना दूंगा, क्या है, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हो ना। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, ठीक है।